How many friends are listening this live broadcast? I humbly request, please share this live broadcast because today's topic is very important and I want this topic to spread into the whole world because as all of you are seeing, watching day by day, we are listening the news of suicides. I have studied why does a man suicide. Many of the friends have joined this live broadcast. I humbly request to all the friends who are listening. I have met a new friend today from USA and I feel proud of all the friends who share my videos, and I believe in the universe. Reticular activating system is working very properly. All of you know that I am doing something different in 2025. From 1 January 2025, I have started reading again, and this time I have picked the topic which is the most important because there are so many patients of many illnesses. Dear friends, please share this live broadcast. I am very happy I have met a new friend today from USA. That's I have no word to use for this. I have started reading NLP, Neuro Linguistic Programming. भी बहुत सारे साथी, चलो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो मैं हिंदी में आपको बताता हूं डियर फ्रेंड्स कि मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है और इस नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री बट फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया में जितने देश हैं उन सभी के लिए मैंने स्टडी स्टार्ट कर रखी है दिमाग के ऊपर, कि सारा का सारा खेल हमारे दिमाग का है। और दिमाग साथियों, आप सिर्फ ये मत सोचे कि यहां दिमाग है। यहां खोपड़ी है, खोपड़ी जो दो भागों में बटी हुई है। बट सिर्फ दिमाग से कुछ नहीं होता।
हम अच्छे बन सकते हैं दिमाग से। दिमाग से हम बहुत अच्छे हो सकते हैं लोगों की नजरों में, बट ये जरूरी नहीं है कि हम दिल से भी अच्छे हों। तो डियर फ्रेंड्स, जहां तक मैंने सीखा है, पढ़ा है, आप जैसे साथियों से मैंने जो ज्ञान लिया है, वही बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आज साथियों मैं 1 बजे लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आई फील रिग्रेट I was unable to go live on the same time because I have met a new friend from USA. A new friend was so happy to chat with me. I have no words to express my happiness upon the Facebook. तो साथियों, आज का विषय जो मैंने लिया है सुसाइड के ऊपर कि आत्महत्या व्यक्ति क्यों कर जाते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जितनी भी सुसाइड्स हुई हैं, डियर फ्रेंड्स, उन व्यक्तियों ने जो सुसाइड की है उनके कारण भी मैंने स्टडी किए हैं, किस व्यक्ति ने क्यों सुसाइड कर लिया। ये जो राजनीति करते हैं लोग, ये लोग तो करते हैं गुमराह कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, इन्हें अपनी राजनीति करनी है और ये करेंगे। गरीबी के चलते कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। ये पूरा का पूरा झूठ है। गुमराह किया जाता है कि गरीबी के कारण कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा। कौन करेगा गरीबी के कारण सुसाइड? आप किसी को भी देख लेना, जिस व्यक्ति ने सुसाइड की है, क्या उससे गरीब इस देश में कोई नहीं है? जिस व्यक्ति ने सुसाइड की यानी आत्महत्या की कर ली, क्या उससे गरीब कोई नहीं है? तो ये जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सरकार कुछ नहीं कर रही। साथियों, सरकार का और आत्महत्या का कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, सरकार का और आत्महत्या का कोई संबंध नहीं है। आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है? जब उसका दिमाग हैंग हो जाता है, यानी कि काम बंद कर देता है, सोचने समझने की अक्षमता उसकी खत्म हो जाती है, तब वो कोई कदम उठाता है। भी मानसिक टॉर्चर से किसी ने आत्महत्या कर ली। कई बार जो आत्महत्या करते हैं सुसाइड नोट भी लिखते हैं कि मैं मेरे जो सीनियर हैं उनके दबाव में आकर, उनसे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं, कर रही हूं। तो मरने से पहले आप सुसाइड नोट लिख रहे हैं, क्यों? क्या जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं, उनके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है? साथियों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। ऑनेस्टी, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं। मुझे भी पता है
कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है उसे उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसे ईमानदार आदमी को, शरीफ व्यक्ति को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। बदमाश व्यक्ति से हर कोई डरता है। तो जो ईमानदार व्यक्ति है उसे पहली बात स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और ईमानदार भी वही होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं। फिर वो क्यों भूल जाते हैं कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई जो हम नहीं चाहते। सपोज करें कि कोई माँ बाप है, उनकी बेटी ने धोखा दे दिया उनको, वे ऐसा कोई उसने कदम उठा लिया, सोच लिया कि भी समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा हो जाता है। सुसाइड, अब तो चलो ये इस प्रकार के केस बहुत कम हो चुके हैं। क्यों कम हो चुके हैं? क्योंकि जगह जगह ये घटना घट रही है और हम चुप बैठे हैं, चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्यों खतरनाक होगा? क्योंकि हम धर्म से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन धर्म को लात मार रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ही पढ़ लिख गए हैं, कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है। और इस प्रकार की वीडियोज हमारे सामने भी आती हैं, दिन भर दिन सारा दिन ऐसी ही वीडियोज हम देखते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं साथियों, मैंने 47 वर्ष की मेरी एज है, और 47 वर्ष में ये माने कि मुझे 40 साल तक की सारी बातें याद है। 40 वर्षों में जो कुछ मैंने देखा है, और मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जितना सफर मैंने किया है उतना सफर किसी ने किया हो। सफर के यहाँ पे दो अर्थ होते हैं कि जितनी पीड़ा मैंने देखी है वो पीड़ा भी किसी ने नहीं देखी, और जितना घूमा फिरा मैं हूं, जितने स्टूडेंट्स से मैं मिला हूं, जितने स्कूल कॉलेज में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, जितने चिमनी भट्टों पर काम करने वाले व्यक्तियों से मैं मिला हूं, ऐसा हरियाणा में कोई नहीं है। साथियों, जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो किसी न किसी टेंशन में आ जाता है और उसका दिमाग हैंग हो जाता है। तो सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति इस चीज का शिकार न हो, आपने देखा होगा कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो भी कई बार सुसाइड कर लेते हैं कि मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई, मैं तो मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। और मरे भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मरा हो, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि भाई उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार चाहिए, उन्हें ये नहीं पता प्यार होता क्या है। आप किससे प्यार करते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा वो कर लेता कि मैंने तो इसके साथ शादी करनी है, उसे शादी के पर्पज का नहीं पता, क्यों शादी कर रहा है तू। जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। यानी कि
देखा देखी जिस प्रकार से ये जो पशु हैं, पशुओं वाला हाल हो चुका है। अच्छी बात है शादी करो, बट उससे पहले, शादी करने से पहले ये सोचना चाहिए क्यों कर रहा है शादी। नंबर एक बात, शादी हो गई, अगर आपने लड़की चाहिए, लड़की के लिए शादी कर रहे हैं, मीन्स इफ यू वांट टू काम योर सेक्सुअल हंगर, यदि आप अपनी सेक्सुअल भूख को शांत करना चाहते हैं, एंड दैट ओनली दिस इज द वे इन योर व्यू, इफ यू आर मैरिड you will be satisfied with the sexual hunger, कि अगर मेरी शादी होगी तभी मेरी सेक्सुअल हंगर शांत होगी। देन यू आर एट ए वेरी बिग मिस्टेक, आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। क्यों होगी तभी सेक्सुअल हैंगर शांत? अगर आप सेक्सुअल हैंगर के लिए शादी कर रहे हैं, कि सेक्सुअल भूख है, जवान हो गई, अब शादी करवानी है सेक्सुअल हंगर के लिए, वो तो आप वैसे भी शांत कर सकते हैं। इफ यू वांट एन ऑपोजिट सेक्स, यानी आप लड़का है, लड़की चाहिए, लड़की है, लड़का चाहिए, देयर इज अवेलेबल एवरीथिंग, सब कुछ उपलब्ध है। क्या नहीं मिलता पैसे में? सब कुछ मिलता है, सिर्फ जान नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ये संसार छोड़ देता है, वो तो वापिस आता नहीं पैसे से, इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसे में न मिलती हो। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पैसे में न मिलती हो। अब ये हमारे दिमाग में एक चीज ठूस दी गई है, पैसे में सब कुछ खरीदा जा सकता है, प्यार नहीं खरीदा जा सकता। बचपन से सुनते आ रहे, प्यार नहीं खरीदा जा सकता, जबकि ये सारी चीज गलत है। भूल जाते हैं कि वो जो प्यार है, वो प्यार ही पैसे से है। पैसा नहीं है, किसी को किसी से कोई प्यार नहीं है। पैसे का मतलब यह नहीं कि सिर्फ नोट हो, नोट ही सिर्फ पैसा नहीं होता। आपको जो व्यक्ति काबिल लगता है कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ मेरे काम आ सकता है, तो प्यार है। अगर हमें लगता है ये व्यक्ति मेरे कोई काम का नहीं है, कोई प्यार नहीं। द थिंग that's changeable, the thing that's changeable is not valuable. जो वस्तु बदली जा सकती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं है। आप पति हैं, कोई पत्नी है, दोनों ही चेंजेबल है, दोनों ही चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार दोनों ही चेंजेबल है। इट मीन्स यू आर नॉट वैल्यूएबल, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप वैसे धाड़ते फिरो, मैं आपका पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो, आप यू आर चेंजेबल। अपने आप दिमाग में रखना हमेशा ये बात कि चेंजेबल है आप, आपको बदला जा सकता है। आपने वो लड़की खरीद नहीं रखी, ये कोई गुलामी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे।
और जो साथियों वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, इसने तो आदमियों की हालात को इतना वो कर दिया है कि खराब कहूं, खत्म कहूं, क्या कहूं। मेरी बात बहुत सारी महिलाओं को गलत लग सकती है, बट मैं मेरे धर्म के लिए ये बातें बोलूंगा। मैं जो देश में गलत कानून है उनके बारे में भी बोलूंगा। बहुत सारे साथी ये बोल देते हैं कि आप तो मोदी जी के समर्थक है। मैं मोदी जी का समर्थक हूं, बट जो गलत होगा उसे मैं गलत भी कहूंगा। कोर्ट में कैसे कैसे कानून है डियर फ्रेंड्स। लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, कोई तुक्कू बनता है क्या? एक लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, एक लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है। कानून है ये, दैट्स द लॉ ऑफ इंडिया। भारत के कानून कहता है कि लड़की लड़की से शादी कर लेगी, लड़का लड़के से शादी कर लेगा। ये एक बात बताओ, ये कोई धर्म बचाने वाली बात है क्या? एक लड़का है लड़के से शादी कर लेगा, क्यों कर रहा है वो शादी? उसे कम से कम शादी का नाम देकर हमारे धर्म को तो न बदनाम करो कि ये कोई धर्म है। शादी का मतलब क्या है? लोग शादी के मतलब को ही नहीं समझते। साथ रहना है, एक लड़का है लड़के का दोस्त बन सकता है, दैट्स ऑल, बात खत्म हुई। बोला लड़का लड़के से शादी ही कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, और देखे देखे नहीं साथियों, जो मेरे संपर्क में थी लड़कियां, उन लड़कियों ने भी लड़की से शादी कर ली। जो लड़के मेरे संपर्क में थे वो भी लड़कों से शादी करवाए बैठे। बताओ क्या तुक बनता है? ऐसे ऐसे कानून इस देश में बन चुके हैं, कोई आवाज उठा नहीं रहा। तो धर्म तो खत्म होगा धीरे धीरे। अच्छा, दूसरी बात डियर फ्रेंड्स क्या है कि मान लिया कोई शादीशुदा महिला है, वो बिना तलाक दिए दूसरे पुरुष के साथ लीगली रह सकती है। लीगली, कानूनी तौर पर वो रह सकती है। उसे एक सर्टिफिकेट बनवाना है, वो सर्टिफिकेट बनवाए और आराम से रह सकती है। अब आप ये मत सोचना कि मास्टर सुखविंदर को का तो औरतों को बता रहे हैं, ऑलरेडी ये जानते हैं सब कुछ। और अगर मेरी बात सुनकर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाती है, मैं मास्टर सुखविंदर खोखा कह रही थी कि लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवाओ, किसी के साथ रहो, और वो आदमी उसका घर वाला ये मुझे गाली बके कि भैया उस व्यक्ति ने बता दिया, नहीं तो इसे पता ही नहीं था, तो मैं उस व्यक्ति को भी ये कहना चाहता हूं कि मुझ पर तंग होने की, मुझे गाली बकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम अब वो रिलेशन में तो गई, क्योंकि अगर वो धर्म को मानती होती, वो अपने माँ बाप की शर्म लिहाज रखती होती, तो वो ऐसा कदम उठाती ही नहीं। वो पहले मुझे खुद ही गाली बक देती। तो आप तो परेशान मत होना इस बात को लेकर। सुसाइड करने के डियर फ्रेंड्स जो मुख्य कारण मैंने देखे हैं, मुख्य कारण
सुसाइड के जो हैं वो गरीबी नहीं है। ये तो मैंने देख लिया कि गरीबी मुख्य कारण हो, क्योंकि गरीबी अगर मुख्य कारण है तो जो व्यक्ति सुसाइड करता है, उससे गरीब तो बहुत लोग हैं, वो तो नहीं सुसाइड करते। हम कारण गरीबी भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा उन जो गरीब साथी हैं जिनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि, और मैं शेयर करने के लिए भी इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है किसी के ऊपर कोई प्रेशर पड़ा हुआ हो। मान लिया कोई व्यक्ति की कर्जे में दबा हुआ है, उसके ऊपर प्रेशर आता है बार बार कि मेरे पैसे दे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और साथियों, उन लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं और वो सुसाइड कर जाते हैं। मैं मानता हूं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, उन्हें अपने शरीर की वैल्यू का पता नहीं है। 1,00,000-2 लाख रुपए के लिए लोग सुसाइड कर जाते हैं। उन्हें अपनी बॉडी की कीमत कितनी है वो नहीं पता कि आप कितने रुपए के व्यक्ति हैं। एक गला सड़ा व्यक्ति भी जो अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं तो बीमार हूं यार, मैं कमजोर हूं, जो खुद कोई ऐसे फील कर चुका है कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है, उसका शरीर भी डियर फ्रेंड्स करोड़ों रुपए का है, और वो 1,00,000-2 लाख रुपए के कर्जे के कारण सुसाइड कर जाता है। उसे ये नहीं पता कि आपकी आंखें कितनी कीमती हैं, आपका हार्ट कितना कीमती है, आपके गुर्दे कितने कीमती हैं, उसे बेचारे को पता नहीं है। वो बस ये सोच लेता कि समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती हो गई। यानी कि सुसाइड करने का जो व्यक्ति का जो कारण है कि मेरी बेइज्जती हो गई। दूसरी बात, दूसरा कारण कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था जो हो गया। इसमें क्या होता है, किसी की पत्नी छोड़ के चली गई, धोखा दे दिया, किसी और के लफड़े में पड़ गई, किसी की बेटी, किसी की बहन ने ऐसा कदम उठा लिया और उसने सोच लिया मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैं अब कहां मुंह दिखाऊंगा, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। सुसाइड की तरफ जाता है। फिर कई मैंने ऐसे भी देखे हैं साथियों, और मेरे संपर्क में भी रहे हैं, कि जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जिस ऑफिस में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो चलो कोई इतना वो ज्यादा सा नहीं है, छोड़ भी देते हैं, लेकिन सरकारी जो जॉब होती है उसमें वो जॉब भी नहीं छोड़ता, और अधिकारियों के प्रेशर में आकर, क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड नोट छोड़ते हैं कि मुझ पर ये दबाव है, मुझे बार बार, कई बार कास्टिज्म भी आड़े आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कास्टिज्म नहीं है, आ जाती है आड़े, बट मैं उन सभी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों से घबराएं नहीं। आप किसी कास्ट के बलबूते पर किसी ऑफिस में नहीं है कि मैं इस कास्ट का हूं इसलिए मैं यहां पे हूं। भूल जाओ ये चीजें, ये अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों की देन है साथियों, जो कास्ट का परमानेंट जो ठप्पा लगाया गया, लोगों को तो यही नहीं पता कि कास्ट का रिटर्न में जो ठप्पा लगाया था वो अंग्रेजों ने लगाया था।
मैं मानता हूं पहले कास्ट थी, बट वो रिटर्न रिकॉर्ड में नहीं थी कि आपकी ये कास्ट है। कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, कोई जातीय आधार पे कोई जनगणना नहीं थी कि इसमें यहाँ पे इतने ब्राह्मण हैं, इतने बनिए, इतने ठाकुर है, इतने चमार हैं, इतने धानक है, इतने वाल्मीकि हैं, इतने धोबी हैं, इतने नाई हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जातियां होंगी, बट उनके हिसाब से ना ही तो कोई नौकरियां थी, क्योंकि पहले भाई साथियों अब 75 सालों से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये देश चला है, तो हमारे देश की उम्र 75 साल थोड़ी है कि 75 साल की उम्र हुई है भारत देश की। भारत तो हजारों साल पुराना है। हमारी कल्चर, हमारी रीति रिवाज हजारों साल पुराने हैं। 75 साल से कंपैरिजन न करें कि 75 साल में ही सब कुछ हुआ है। जो हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, इसका एग्जैक्ट टाइम तो कोई बता ही नहीं सकता कितनी पुरानी है। फिर भी 5-7 हजार साल पुरानी तो हम मान ही सकते हैं, वे इतनी पुरानी तो है। तो इतने हजार साल पुरानी है तो हम 75 सालों से थोड़ा ही ये मान लेंगे कि जो 75 सालों में हमने देखा है वही सब कुछ है। और जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है साथियों, इतिहास जो पढ़ा है, वो इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया। अगर मैं इन 75 वर्षों की बात करूं तो वो भी हमें गलत पढ़ाया गया। एक आर्यन थ्योरी जो कि अंबेडकरवादी जो अपने आप को बोलते हैं, वो आपने देखा भी होगा कि वो लिखते हैं मूल निवासी हम हैं, आर्यन यूक्रेशिया से आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे कि ये थ्योरी गलत है, कोई बाहर से नहीं आया, ये यहीं के हैं। लेकिन किस तरीके से, कैसे मतलब ट्रेंड चलाया इन लोगों ने, कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें कोई पूछने वाला होना चाहिए, भाई आप मूल निवासी हैं। ब्राह्मण बाहर से आ गए, आर्यन का मतलब सीधा सीधा ये 2-3 कास्ट को लेते हैं, ये बाहर से आ गए, आप यहाँ के हो, तो आपको फिर इन लोगों ने गुलाम कैसे बना लिया। आप कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया, तो आप तो यहाँ के थे, ये तो बाहर के आए थे। जो असली जो चीजें हैं वो साथियों इतिहास से हटा दी गई कि जो आक्रांता थे, जो बलात्कारी थे, रेपिस्ट थे, वो लोग आए, भूखे मरते हुए आए। क्यों? क्योंकि जो ये क्या कहूं मैं अब उन्हें, हाँ, उधर कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था थी नहीं, सिर्फ रेगिस्तान था, यानी कि अरब देश। वहां से वो इस साइड आए, क्योंकि भारत में तो सब कुछ था, नदियां, पर्वत, नाले, यानी कि वनस्पति, सब कुछ फल फूल रहा था यहाँ पर। तो उधर कुछ था नहीं, ओनली रेगिस्तान था। तो इधर आए, इन्होंने देखा बहुत बढ़िया है। और मुझे साथियों अब मैं एक कल्चर के बारे में और बात मुझे याद आ गई है, बीच में मैं बताऊंगा। राजा का नाम मुझे याद नहीं है, जो राजा सबसे पहले मारा गया था, हिंदू राजा,
हिंदू राजा जो सबसे पहले मारा था, आज से नियर अबाउट 1150 साल पहले, उस राजा की 2 बेटियां थी और दोनों मतलब जवान हो चुकी थी। तो वो राजा मारने के बाद जिस आक्रांता ने, जिस बलात्कारी ने पहला जो काम किया, उसने एक बात कही थी कि महल के ऊपर दोनों लड़कियों को भेज दो। पहला काम कि इन दोनों लड़कियों को भेज दो। और जब उसने रेप करने की चेष्टा की तो डियर फ्रेंड्स, दोनों लड़कियां महल से कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। इतने मजबूत संस्कार थे कि हम पति के अलावा किसी की नहीं हो सकती, ये संस्कार थे। नहीं, जान देना कोई छोटी बात नहीं है। तो हम उस सभ्यता से, उस कल्चर से और उन संस्कारों से कहाँ टिके अब। उनके बारे में तो ये जो अंबेडकरवादी कुछ बताते नहीं, ये नकली अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर को इन्होंने कभी पढ़ा नहीं। उस एक महा विद्वान व्यक्ति को ये लोग बदनाम कर रही है। उनकी क्या पॉलिसी थी, क्यों उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, क्या कारण था, इन लोगों को पता ही नहीं है। फिर बाबा साहब, ये लोग क्या कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया, बैन कर दिया। 1927 की घटना होगी शायद, ये 1926 या 1927, एग्जैक्ट 1926 या 27, मुझे प्रॉपरली याद नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा सा यहाँ दिमाग पे इन चीज़ों का जोर नहीं रखता, क्योंकि ये चीज़ें कोई, ये तो है नहीं कि ये एग्जैक्ट डेट याद रखनी जरूरी है। मैंने कोई एग्ज़ाम देना है, मैं कोई यूपीएससी की परीक्षा में बैठा हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ करना नहीं। तो 1927 में मान लिया मनुस्मृति जला दी। तो अब एक बात बताएं, क्या उस समय मनुस्मृति के अनुसार देश चल रहा था? आप सोच के देखें, उस समय अंग्रेजों का राज था, मनुस्मृति के अनुसार तो नहीं चल रहा था ना। मनुस्मृति के अनुसार तो 1927-26 से पहले भी नहीं चल रहा था। अंग्रेजों के आने से पहले भी मनुस्मृति के अनुसार ये देश नहीं चल रहा था। क्योंकि पहले यहाँ वो जो मुसलमान आए, उन लोगों ने यहाँ के राजाओं को आपस में लड़वा कर या यहाँ के से जैत चंद ढूंढ कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मनुस्मृति का कहाँ राज था, कब राज था? मनुस्मृति एक व्यवस्था थी समाज को चलाने के लिए। हिंदू जो राजा महाराजा थे, वो मनुस्मृति जो लिखी हुई थी उसके अनुसार न्याय करते थे। हाँ, वो मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी हुई थी, और मनु बहुत ही ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति थे और बहुत अच्छी व्यवस्था लिख रखी थी उन्होंने। सजा के भी प्रावधान जो थे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रावधान थे। मनुस्मृति के अनुसार जो 4 वर्ण थे, जाति तो मनुस्मृति में थी ही नहीं। ये लोग वैसे गुमराह कर रहे हैं जो ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं। 4 वर्ण थे, तो सबसे जो कम जो सजा होती थी, मान लिया कि एक सेम जुर्म है, मान लिया किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, अगर शूद्र के द्वारा मर्डर होता है
वैश्य के द्वारा मर्डर होता है, अक्षत्रिय के द्वारा मर्डर होता है और ब्राह्मण के द्वारा मर्डर होता है, तो मनुस्मृति के अनुसार सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को थी, उससे आधी सजा अक्षत्रिय को थी, फिर उससे आधी सजा। डियर फ्रेंड्स, मैं ये वैसे मत समझ लेना मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूं, ये एक्चुअली में जो सही जो मनुस्मृति है उसमें लिखी हुई बात है। और सबसे कम जो सजा थी वो शूद्र की थी। लोग प्रचार प्रसार क्या कर रहे हैं कि इनको मतलब मनुस्मृति ने इनके साथ भेदभाव किया। वो मनुस्मृति ने नहीं किया। जब हिंदुओं का जब राज होता था, डियर फ्रेंड्स, हिंदू राजा होते थे, तो यहां पे कोई अत्याचार नहीं हुए। किसी हिंदू राजा ने किस दलित के साथ अत्याचार किए? अत्याचार किए वो जो आक्रांता आए थे, जो अरेबियन आए थे, अरब देश कंट्री से जो आए थे, उन लोगों ने अत्याचार किए। उन लोगों ने यहाँ पे अत्याचार किए। उन लोगों ने यहाँ पे महिलाओं के साथ रेप किए। उन लोगों ने यहाँ पर जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करवाया। और जिन्हें आज मैं ये बात, जो अपने आप को सवर्ण बोलते हैं, उन्हें भी कहता हूं, भाई ये सवर्ण हिंदू पार्टी, फलाना हिंदू पार्टी है। आप सवर्ण लिख के आप हिंदू धर्म का को क्या दिखाना चाहते हैं? जिन्हें आप दलित बोलते हैं, क्योंकि यहां पे तो दो कैटेगरी बन गई। फिर यहां पे दो कैटेगरी बन जाती है। अगर आप सवर्ण है तो दूसरा वर्ण कौन सा फिर? या फिर इसे 4 वर्णों में बांटोगे फिर पुनः? फिर वर्ण क्यों लिखते हैं आप? ये सवर्ण हिंदू पार्टी है, तो सीधा सीधा आप फिर 4 वर्णों में समाज को काट रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीजों का विरोध करें और जो सच है वो सच जनता के सामने बताएं। जिन्हें आप लोग दलित बोलते हैं, इन लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए कितना प्रयास किया है, कितनी तकलीफें सही है, वो बात क्यों नहीं बताते? लोगों ने सिर के ऊपर गंदगी उठाना स्वीकार कर लिया। सिर के ऊपर लैट्रिन बोलते हैं जो, यानी मलमूत्र, वो उठाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागा। आप उन्हें दलित बोलते हैं। अब हम सवर्ण हैं। जिन लोगों ने पशुओं की खाल उतारी, उनके शवों को, उनके हड्डियों को जो लोग ढोते फिरते गए, वो बेवकूफ थे। तो समाज को मिसगाइड करने की चेष्टा न करें। जितने भी बुद्धिजीवी इंसान हैं वो सच बताने लगे, जो सच है। ये जो राजनीति करते हैं, उन लोगों की स्पीच सुनकर, ये सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई दम नहीं है इनकी बातों में। बाबा साहब को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब ना ही ब्राह्मणों से नफरत करते थे। ये बिल्कुल एक यहां पर समाज को तोड़ने के लिए प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। बाबा साहब ब्राह्मण कास्ट से उनकी कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे, मोटिवेट करने वाले अध्यापक थे, वो भी ब्राह्मण थे। और जब लास्ट स्टेज उनकी जिंदगी की चल रही थी, यानी कि वो 57 वर्ष के हो चुके थे,
और शुगर की बीमारी से ग्रसित थे। एक ब्राह्मण लड़की ने ही उनके साथ शादी करके उनका साथ दिया था। तो ये फालतू के ढंगोसले और समाज को तोड़ने का प्रयास कोई न करे। मैं सभी से कहता हूं साथियों, मेरी वीडियो को मुझे पता है कि शेयर नहीं करते लोग, बट नहीं करते तो मत करने दो। कोई व्यक्ति कभी सुनेगा, उस समय सुन लेगा, लेकिन मैं सच ही बोलता हूं। और सच वही व्यक्ति बोलता है जो जिसे कोई स्वार्थ न हो। मैं हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का शिक्षक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और उसी सेम संस्था में पूरे हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूं। हेट स्पीच देने के लिए कहा था मेरे को, मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम के लिए हेट स्पीच दे दो। यू आर ए गुड स्पीकर, आप एक अच्छा वक्ता हो, आप बोल सकते हैं और वायरल करना हमारा काम है। मैंने कहा नहीं, मैं देश में नफरत नहीं फैलाऊंगा। दोनों पदों को ठोकर मार दी साथियों। ये अपने आप में कोई छोटी सी बात नहीं है कि भाई ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। एक इतनी बड़ी फाउंडेशन का शिक्षक प्रकोष्ठ क्या होता है? शिक्षक क्या होता है? अध्यापक होते हैं। जितने भी हिंदुस्तान में अध्यापक हैं उनका सभी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी संस्था का मैं ब्रांड एम्बेसडर। दोनों पद छोड़ दिए मैंने कहा मैं हेट स्पीच नहीं दूंगा, मैं देश में नफरत फैलाने का काम नहीं करूंगा। जिस तरीके से मोदी जी क्या हेट स्पीच देते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी को बोलते हुए सुना है? क्या योगी जी को सुना है जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो? कोई नहीं बोलता। वो उनके खिलाफ बोलते हैं जो व्यक्ति देश के खिलाफ है। वो यानी कि जब पाकिस्तान जीत जाता है और यहां पे पटाखे फोड़ते हैं, उनके लिए बोलते हैं वो लोग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब ये भारत पाकिस्तान के समझौते पर उनका क्या विचार था, क्या बताते हैं ये लोग? उनका एक ही विचार था कि धर्म के आधार पर अगर इस देश का बंटवारा होता है तो यहां पर हिंदू और वहां पर मुस्लिम कर दो, यानी कि सभी मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए। बाबा साहब के ये विचार थे, लेकिन लोग बताते नहीं है। जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो साथियों, अब थोड़ा सा उस पॉइंट पर आता हूं मैं, क्योंकि मैं भी क्योंकि मैं खुद बोलता नहीं, मेरा जो बोलता वो दिल बोलता है। पता नहीं कहां से कहां चला जाता हूं। सुसाइड के ऊपर आता हूं कि किसी ने सुसाइड कर ली, सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया, किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों ने आत्महत्या कर ली। कौन करता है? मान लिया मैं खेती करता हूं, सपोज करें मैं खेती करता हूं, कोई कलामिटी हुई, यानी कोई आपत्ति आई, नेचुरल कलामिटी, प्राकृतिक कोई आपत्ति आ जाती है, बाढ़ आई, सूखा पड़ा या पानी नहीं लगा फसल में, तो फसल नहीं हुई तो क्या किसान मर जाएगा? बिल्कुल नहीं मरता, कोई नहीं मरता, क्योंकि वो एक विश्वास पर जीता है कि इस साल खेती नहीं हुई तो हे मालिक अगली बार देगा, आपने ही देना है। इस साल दूसरी साल फिर नहीं हुई, हे मालिक आपने ही देना है। क्या वो खेती करना छोड़ देता है?
या वो मर जाएगा? नहीं मरता। मरने के कोई और कारण होते हैं। उसमें कारण होता कर्ज। नंबर 1 तो कर्ज हो सकता है, कर्जा। तो कर्जे में मरने की नौबत क्यों लेता है वो व्यक्ति? क्योंकि उसे अपने शरीर की वैल्यू का पता नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, बट आपका जो शरीर है वो कितना कीमती है। मरे से मरा व्यक्ति, गला सड़ा व्यक्ति भी 1 करोड़ रुपए का है जिंदा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि तेरे अंदर कितने कीमती ऑर्गन्स है, तेरी बॉडी कितनी कीमती है, उसे पता ही नहीं। जिस दिन उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा कि तू बहुत कीमती है, वो लाख 2 लाख 5 10 लाख रुपए के लिए सुसाइड थोड़ा करेगा। और आज तो साथियों कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया से बहुत कुछ आप देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो जो सुसाइडल इंसिडेंट है ये बहुत कम हो जाएंगी अगर हर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि आपकी जो बॉडी है और आपका जो कर्जा है उसे एक बार मैच करके देख ले कि आप में लोग कितने रुपए मांगते हैं और आपका शरीर कितने रुपए का। मैं बीवी बच्चों की तो बात ही नहीं करता, खुद का शरीर ही देख ले कितने रुपए का। एक बार ये विचार जब आ जाएगा तो जो थॉट ऑफ सुसाइड विल डिसअपियर, आत्महत्या का विचार खत्म हो जाएगा। सिर्फ अपने शरीर के बारे को देख ले, चाहे कितना बीमार क्यों न पड़ा हो, और उसके कर्जा कितना है, ये दोनों चीज कंपैरिजन करके जिस दिन देख ली कर्जा, ये समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है कर्जा। और फिर डियर फ्रेंड्स, आज तो हम उस युग में हैं कि अगर कोई कर्जा मांग रहा है उनसे विनम्र प्रार्थना करें, भाई मैं प्रयास कर रहा हूं, आई विल रिटर्न योर मनी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, व्हेन आई विल बी कैपेबल ऑफ इट आई विल पे यू फर्स्ट, कि मैं जिस दिन सामर्थ्य हो गया मैं सबसे पहले आपको ही पैसे दूंगा। और इतना कोई प्रेशर नहीं बना सकता, आपकी कोई मार पिटाई नहीं कर सकता कि ना आपने आपका ये करार मुक गया मैं तो आपको जान से मारूंगा। उसे ही पता है जान से मारेगा तो हाल क्या हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का व्यवहार है साथियों, लेन देन चलता रहता है, चलता रहता है। ये तो कोई आप में मांगता है, किसी में आप मांगते हो, ये चलता रहेगा जब तक दुनिया चलेगी, ऐसा चलता रहेगा। और कोई रिश्तेदारी में यारी दोस्ती में किसी के पैसे फंसे हुए हैं तो उनकी तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं ये कहता हूं बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मान लिया किसी रिश्तेदार को आपने 20,000 रुपये दे दिए और रिश्तेदार आपके पैसे नहीं लौटा रहा, रिश्तेदारी खराब मत करें। कोई दोस्त आपसे 20,000 रुपये लेकर चला गया, वो नहीं लौटा पा रहा, वो इनकेपेबल है, दोस्ती मत तोड़े, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका भाई। आप बस ये कहे कि कोई बात नहीं भाई, आपसे नहीं बन पा रहे, जिस दिन हो उस दिन दे देना। दोस्ती तोड़ना, उसकी बेइज्जती करना, लोगों में प्रचार करना, उससे नहीं तो आपके पैसे आने, दूसरी बात आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, हासिल कुछ होना नहीं। क्योंकि सबसे
सब कुछ पैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि पैसा बहुत कुछ है, बट सब कुछ नहीं है। पिछले 8 वर्षों से अगर मैं मेरी बैंक की जिस दिन आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा, नियर अबाउट मेरी दोस्तों ने 50 लाख रुपए से हेल्प कर रखी है। तो अब मैं ये सोच लूं कि मुझे तो 50 लाख रुपए कर्जा है, तो मैं तो बोल ही नहीं सकता। मुझे पता है वो कर्जा नहीं है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्हें यह भी विश्वास है कि जिस दिन मास्टर के पास होगा मास्टर दे देंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और साथियों पड़ता भी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। सपोज करें कि मैंने किसी से 1000 रुपए ले लिए और मैं उसके 1000 रुपए लौटा नहीं पा रहा, और उसने ये सोच लिया भी यार मास्टर तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, 1000 रुपए लिए थे, 1000 रुपए नहीं दिए, मेरे रिलेशन खराब कर लिए उसने 1000 रुपए के लिए। डियर फ्रेंड्स, उस 1000 रुपए के बदले मैं पता नहीं उसके 1 लाख रुपए के काम भी आ सकता हूं, क्योंकि पैसे का मतलब क्या होता? काम से ही पैसा आता है। जितने साथी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनके कितना काम आ सकता हूं, ये सोचकर जो जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मेरे साथ इस सहानुभूति से जुड़े हुए हैं भी मास्टर सुखविंदर खोखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपने लिए कुछ ये तो है नहीं कि हमसे पैसा लेकर भाई अपना मकान बनाने लग रहे हैं, या फिर भी अपने अकाउंट में कुछ रखने लग रहे हैं, या हमसे पैसा उधार लेते हैं खुद ब्याज कमाते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन्हें पता है अभी ये व्यक्ति जो कर रहे हैं वो सारा देश के काम आना है। और मैं तो ऑलरेडी डियर फ्रेंड्स जितना भी मैंने कमाया है, मैं तो सब कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर ही लुटाया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर लुटा दिया मैंने तो। और मैं आगे भी मैं तो ये कहता हूँ, ये मालिक मुझे इस कैपेबल बनाओ कि मैं और ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊं। और बहुत सारे साथी इस काम में मेरी मदद भी कर रहे हैं। आज की अगर मैं बात बताऊं तो आज यूएसए से एक सोल्जर का फोन आया था, सैनिक। उन्होंने कहा कि मैं आपको पिछले 7-8 साल से जानता हूं नहीं, जानती हूं। वीडियो कॉल पे बात हुई थी, और इस हिंदुस्तान में मैंने आपसे ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे अपने आप में कितना प्राउड फील हुआ होगा कि कहां अमेरिका है, कहां हम हैं। मैं इसीलिए ये केयर नहीं करता मेरी वीडियोस पर व्यू कितने आते हैं, इट डजंट मैटर कि कितने लोग मुझे सुनते हैं। बस जो व्यक्ति मुझे समझता है वही सुन लेगा, वही काफी है। तो जिंदगी में साथियों एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका कोई भी नहीं है, आपका कोई भी नहीं है, और आपके सारे हैं, यानी हर कोई आपका है। कनेक्शन विद डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन विद कनेक्शन, इस थ्योरी पर आपने अपना जीवन बिताना है। वे आपके बच्चे हैं, कभी भी
आप इस चीज के ऊपर ये मत सोच लेना कि ये मेरे बच्चे हैं। भाई ये भगवान की देन है। ये कितने दिन के लिए आए हैं, कब तक मैं इनकी परवरिश कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लगाव रखना है। अगर आप दुख से दूर होना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया ये मेरे हैं, ये आपके नहीं है, आप इन्हें जिंदा नहीं रख सकते। आप इन्हें सिर्फ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, इन्हें ये कह सकते हैं कि स्कूल में चला जा। इसके अलावा आप ये दावा नहीं कर सकते ये मेरे हैं। आपके कैसे हैं, आपने बनाए हैं वो। कई और तो मन तो पेट पाड़ के जन्मा था। ठीक है, पेट पाड़ के जन्मा था, फिर पेट तेरा यो जामन तो पहले भी पैट रहा था जहां कोई निकलिया है। जिदे निकलिया नहीं, पेट तो पहले ही पड़वा लिया। ये यूनिवर्स ने भेज दिया है, बस अब इसका पालन पोषण करो। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आपके जो ब्रेस्ट है यानी जो छाती है उसमें आप सकलिंग पावर ले आएंगे कि दूध पिलाने की ताकत ले आएंगे। दूध आपके शरीर में किसने दिया है? बच्चे को पिलाने के लिए। कि मन छाती का दूध पिलाया, दूध आपने थोड़ा ही बनाया है, ये यूनिवर्स ने दिया उस बच्चे के लिए। आप अपने लिए बना लो ना। फिर क्यों किसी के चाय लेने के लिए चाह खातर दूध ले आओ, 50 रुपये किलो दूध ले लो, 60 रुपये 70 रुपये किलो दूध क्यों ले आओ? देने लायक जो दूध घर पे। फिर जरूरत क्या है दूध मोल लेने की? डियर फ्रेंड्स, इन चीजों को बहुत गहनता से समझना होगा। एंड कनेक्शन विद डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन विद कनेक्शन। डिसकनेक्ट भी नहीं होना हमने, यानी कि वो छोड़ने भी नहीं, और उनको ये भी मत समझना कि ये हमारे हैं। भी हे मालिक, इनका आपने ध्यान रखना है, ये आपके हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। रियल में साथियों, मैं आपको मेरे ही जीवन की घटना बताता हूं कि मैं एक्चुअली में बिल्कुल शादी करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं देश के लिए कुछ बचपन में ही बड़ा सोच के लेके ही पैदा हुआ हूँगा शायद। शादी से मुझे कोई लगाव नहीं था कि मैं शादी करवाऊँ। और 6 एंगेजमेंट यानी सगाई टूट गई थी। टूटी क्यों? क्योंकि मैं भाग जाता था। फिर वो लड़की वाले तो कहीं और करेंगे, और मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, जिस कास्ट में पैदा हुआ हूं, उस लेवल के हिसाब से मैं टॉप हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अंबानी अडानी के हिसाब से टॉप हूं, लेकिन गांव के हिसाब से, मेरी कास्ट के हिसाब से, मेरी सोसाइटी के हिसाब से मैं टॉप हूं, आज भी टॉप हूं। आज भी मैं गांव की मेन गली के ऊपर सबसे टॉप मकान मेरा है। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी सेक्टर में बैठा हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे कितने रिश्ते आए होंगे।
कि आज से 25 साल पहले जो व्यक्ति डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो डबल एमए था, मैं 25 साल पहले, धड़ाधड़ रिश्ते आते थे, हर संडे को रिश्ते आते थे। 6 बार तो जबरदस्ती सगाई हुई। भाई करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। मैं फिर कर देते घर वाले, में भाग जाता। लेकिन 7वीं बार एक ऐसी घटना घटती है, वो आज तक मैं नहीं समझ पाया वो क्यों घटी या घटनी जरूरी थी, कि एक ऐसी लड़की ऐसी मैनिफेस्टेशन में बैठी थी, ऐसे ध्यान में बैठी थी, वो उधर मैनिफेस्टेशन कर रही है, शादी वो भी नहीं करवाना चाहती थी, बट उसके ऊपर भी प्रेशर, क्योंकि लड़की के ऊपर तो लड़के से ज्यादा प्रेशर आएगा। अब वो भी नहीं चाहती, बट मैं तो भाग जाता था, लड़की कहाँ भागे। तो साथियों, घटना क्या घटती है फिर उसी दौरान, ठीक उसी दौरान जब वहाँ जिक्र चला, मेरी एक पंजाब की लड़की से बातचीत स्टार्ट हुई और मुझे वो पंजाब की लड़की अच्छी भी लगी। वो गवर्नमेंट टीचर थी, पंजाबी की, पोस्टिंग उसकी हरियाणा में ही थी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पंजाबी पढ़ाई जाती है। तो उस लड़की की बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मेरे पापा को कैंसर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैलरी मिलती है, तो मैं, ये सैलरी मेरे पापा के लिए है। तो ये बात मुझे बहुत हर्ट को छू गई, बहुत अच्छी लगी। भाई कितनी संस्कारी लड़की है। बट ड्यूरिंग दिस, इसी दौरान, जो आज मेरी मिसिज है, घरवाली है, वो उस मैनिफेस्टेशन में बैठी कि मुझे ऐसा पति मिले। कैसा मिले? जो ये नहीं हो गए जो मुझे कमा कर खिलाए ना, वो भी उसी मैनिफेस्टेशन में बैठे। भाई मुझे रहने का ठिकाना दे दे और मुझे परेशान न करे, और मुझे सामाजिक तौर पर एक संतान हो जाए। उसका मैनिफेस्टेशन साथियों मेरे साथ मैच होता है और मेरी शादी हो जाती है। ये बिल्कुल सीक्रेट चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसी चीजें बताता नहीं, बट मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें बतानी चाहिए। शादी हो जाती है 28 जून 2009 को। मान लिया कि 16 वर्ष ही हो जाएंगे। तो वो इतनी स्पिरिचुअल लेडी, इतनी आध्यात्मिक, उसकी कोई सेक्सुअल हंगर नहीं, कुछ नहीं। अब विदाउट सेक्स देयर कैंट बी ए बेबी, यानी कि विदाउट सेक्स शी कैंट बी ए मदर। वो मां नहीं बन सकती अगर सेक्स नहीं करे तो। और हमारा सेक्स, डियर फ्रेंड्स, मैं सच बोल रहा हूं, अनतोली मिट्टी के नीचे बैठा हूं, सिर्फ और सिर्फ लड़का पैदा करने के लिए ही सेक्स हुआ था। लड़का लड़की का मुझे पता नहीं था, उसने पहले ही बता दिया था कि लड़का होगा, और अद्भुत लड़का होगा। अब कितने साथियों ने वो देखा है मुझे नहीं पता। फेसबुक पर
कितने साथी उससे देख चुके हैं मुझे नहीं पता, कुछ साथियों ने तो जरूर देखा होगा। और जब वो लड़का हुआ, यानी कि जब मैं पिता बना, तो मेरी जो ससुराल वाले थे वो कहने लगे वे अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वैसे मेरे ससुर तो पहले ही कहते थे वे आजकल पढ़ाई महंगी है, कहाँ पढ़ाएगा, ये करेगा, जिंदगी खराब कर दी छोरी की, ये कर दिया वो कर दिया। तो उसकी बात थोड़ी बहुत मैंने सुनी भी, बट मैंने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। माए मालिक देख मेरे पर तो बदला कौन जावे। आई कैंट चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, मैं बच्चे की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये पढ़ाना है लिखाना है, यो काम आपका ही है, मेरे बस की बात को नहीं। तो साथियों, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ये बात तो नहीं कहता, क्योंकि जो ये कहेगा ऐसा नहीं हो सकता तो वो फिर मुझे जानता ही नहीं। और यकीन दिलाने के लिए साथियों मेरे पास प्रूफ भी है कि जब वो 2 साल का था और मैं उसे नाई की दुकान में लेके जाता हूँ उसके कटिंग करवाने के लिए, और नाई की दुकान में एक तख्त पड़ा था, उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर था, अखबार था। मैंने वो तख्त के ऊपर बैठाया तो वो बैठते ही अखबार उठाकर पढ़ने लगा। मुझे पता नहीं था, मैं उसकी तरफ देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा पढ़ना था? हाँ। माँ बाल तो बाद में कटवावांगे आपके, पहले घर चल। मैंने उसकी वीडियो बनाई साथियों आते ही। फिर उसने कहा मन तो इंग्लिश भी आओ है। मैं उसने कहा मुझे गिनती पाड़े भी आते। अच्छा, और मुझे चाइनीज भाषा भी आती है। तो साथियों मैंने किसके भरोसे छोड़ रखा था? मालिक के भरोसे। इसीलिए मैं इन ताकतों को मानता हूं, मैं यूनिवर्स को मानता हूं, मैं हमारे सनातन धर्म को मानता हूं। इसीलिए मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं सच को सच कहते हुए किसी से भी नहीं डरता। आप लोगों ने अगर किसी ने जो आज से 2 साल पहले ये हमारे गांव के कुछ दबंग लोगों ने जो किया था वो देखा हो तो मेरे साथ कौन था? एलोन, अकेला। मेरा फैमिली था वो अलग बात है, चाहे मेरा फैमिली भी नहीं होता, लेकिन वो थे अच्छी बात है। लेकिन मैं अकेला होता तो भी इनके फिल्टर फाड़ देता, और मैंने फिल्टर फाड़ के रख रखे हैं। किसी में ताकत नहीं है कि मास्टर सुखविंदर खोखा के जो दरवाजे के सामने को कोई ऐसे करके निकल जाए। किसी में दम नहीं है इतना। एक भी बंदे में दम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है मास्टर सुखविंदर खोखा इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आवर विलेज। और शक्तिशाली क्यों हूं? क्योंकि वो शक्ति साथियों मैंने बनाई है। मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वो स्टूडेंट्स पता नहीं कहां कहां बैठे हैं। अब आज से सपोज करें 28 साल पहले कोई बच्चा पहली क्लास में होगा, दूसरी क्लास में होगा, तीसरी क्लास में होगा, आज वो कहाँ है? कोई किसी डिपार्टमेंट में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है, और मास्टर सुखविंदर खोखा के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बेकार घूमते नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेरा एक ही रूल था, पढ़ो या पढ़ाई छोड़ो। और मैं ऐसा ही करता था, या तो स्कूल छुड़वा देता था बच्चों का, या फिर पढ़ो।
सीधा कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं था मेरा, नहीं भी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ता तो बैठा रोना, नहीं पढ़ता तो घर आ जा, बस भाग यहां से। तो साथियों, कभी भी अपने आप पर चाहे कितना भी कुछ भी कोई भी प्रेशर हो, कितना भी कर्ज हो, नेवर थिंक ऑफ सुसाइड, आत्महत्या की मत सोचे, कभी मत सोचना। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, और दुनियादारी के हिसाब से हर समय अपने आप को अकेला समझना। दुनियादारी के हिसाब से अकेले हो आप। अगर आपके ये दिमाग में है ना कि मेरे तो 5 भाई हैं, मैं घंटी मारूंगा और वो 5 आ जाएंगे, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे पास इतने गुंडे हैं, कोई काम नहीं आएगा। उस हिसाब से अपने आप को फील अलोन, अकेला समझ लो। और वो जो अकेलापन है, उस अकेलापन को मिटाओगे कैसे? यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ लो। हे मालिक, हे ब्रह्मांड बोलते हैं नाम, ब्रह्मांड। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो, ब्रह्मांड को तो सभी मानते हैं ना। ब्रह्मांड को मानते, ब्रह्मा को नहीं मानते। दिक्कत यहां आती है। ब्रह्मांड को मानते क्योंकि वो किताबों में लिखा हुआ है, साइंस में लिखा हुआ है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ये जो टोटल साइंस है। लेकिन अब समझ में आने लगी है, देश जाग रहा है। तो हम क्या हैं? ब्रह्म के अंश हैं हम, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से हम बने हैं। तो 5 तत्व अगर हमारे अंदर हैं तो हम इसके अंश हैं। तो हमारी संभाल कौन रखेगा? जिम्मेदारी किसकी है? इसी की है ना। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं मेरे बेटे का ये देख सकता हूँ, इसके पास कपड़े नहीं, वे कपड़े लेके आऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी, ये एक जो सोशल ड्यूटीज है, सामाजिक कर्तव्य है, वो निभाने पड़ेंगे। बट मैं उसका भाग्य, मैं उसके कर्म, वो थोड़ा ही लिखूंगा। वो तो उसने खुद ने देखना क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हम ब्रह्म के अंश हैं, हमेशा याद रखना। और इस शरीर को किसी भी प्रेशर में हमने खत्म नहीं करना। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, आई डोंट केयर, नहीं परवाह करता। और मेरी बहुत आमदनी है, मैं उस पर भी गौरव नहीं करता। मेरी आमदनी इतनी है, मेरे इतने दोस्त हैं, जब मैं सभी ने ये कह दूं यार मेरे को 100 रुपए दे दो, तो मैं 1 अरब रुपए इकट्ठा कर सकता हूं। लेकिन मैं करूंगा क्या 1 अरब रुपए का? एक करोड़ लोग मुझे इस दुनिया में चाहते हैं डियर फ्रेंड्स। और कुछ लोग तो मुझ पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। जिस यूएसए की जो सोल्जर की मैं बात कर रहा हूं ना, ये तो ओनली सोल्जर थी। 2013 में तो यूएसए के जो एक्स प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 37वें रिचर्ड निक्सन, उनसे मेरी बात होती थी। दो 2013 में 14 में मई 14 में वो एक्सपायर हो गए थे। वो मुझे कहते थे आप अमेरिका आ जाओ। मैंने कहा नो, मुझे तो गरीब बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं जिन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता।
तो डियर फ्रेंड्स, वो सैक्रिफाइस, वो जो मेरा त्याग है, वो बेकार नहीं जाएगा। तो अपने आप को उस यूनिवर्स से जोड़े रखें, ब्रह्मांड से जोड़े रखें। जितने आप स्पिरिचुअल बनेंगे, जितने आप आध्यात्मिक बनेंगे, आपके काम ऑटोमेटिक हल होते जाएंगे, ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। आज इस दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सबसे पावरफुल है। कोई भी देश, कोई भी बड़ा डिसीजन नरेंद्र मोदी जी की सलाह के बगैर नहीं लेता। तो डियर फ्रेंड्स, वो कोई धन के बलबूते पर बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे थोड़े ही, वो कोई सी मुख्यमंत्री, सांसद या एमएलए के बेटे थोड़े ही थे। उन्होंने यूनिवर्स को समझा। उन्हें सबसे पहले इसी चीज को समझा कि ब्रह्मांड का, ब्रह्म का मैं अंश हूं, और सारे के सारे रास्ते खुलते चले गए। नहीं, इतनी बड़ी सल्तनत नेहरू फैमिली की, बहुत बड़ी सल्तनत थी साथियों, उसे कोई हिला नहीं सकता था। प्रधानमंत्री तो गरीब घर से लाल बहादुर शास्त्री भी बने थे, अपने प्रयास करके पहुंचे वो। लेकिन साथियों 2 ही साल प्रधानमंत्री रह पाए, पता ही नहीं चलने दिया इन लोगों को, भारत की जनता को, कि कहां गए लाल बहादुर शास्त्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों के रहते रहते आजाद हिंद फौज नहीं, आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। 11 देशों से करेंसी की मान्यता ले ली थी, लेकिन इन लोगों ने पता ही नहीं चलने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां गए? अब इस व्यक्ति का उखाड़ लो ना, क्या उखाड़ोगे? अब क्लीन स्वीप देते जा रहे हैं ना, बिकॉज उन्होंने अपनी ताकत को जान लिया है। वो भी एक आम व्यक्ति है। तो मैं ये वीडियो आम व्यक्ति के लिए ही बना रहा हूं कि घबराएं नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। आप अपने नेक दिल से जो काम करते हैं वो करते रहें, बाकी सारे के सारे काम अपने आप हल होते जाएंगे। किसी भी काम में आपके रुकावट नहीं आएगी। साथियों, मैं खुद बहुत डिप्रेशन में रहा हूं 2024 में, 23 में भी मैं डिप्रेशन में ही था, और 7.5 साल तक मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई है। 2.5-3 लाख रुपए की मैं दवाइयां खा गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और 2024 में तो हर महीने मैंने 2 बार तो डॉक्टर घर पर बुलाकर इंजेक्शन इतने हो जाते थे कि ग्लूकोज लगवानी पड़ती थी, और ग्लूकोज के माध्यम से 10-10, 12-12 इंजेक्शन पर डे लगते थे। लेकिन अब कोई मेडिसिन नहीं लेता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं, और डे बाय डे आई एम गेटिंग, या आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। दिन भर दिन पर ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कोई नई ऊर्जा आ रही है। अभी तो महीना 1.5 भी नहीं हुआ है, और मैंने 14 जुलाई तक का मेरा टारगेट बना रखा है कि 14 जुलाई तक सिस्टम को मैं बहुत हद तक समझ जाऊंगा, और फिर 15 जुलाई से एक बहुत बड़े स्केल पर काम स्टार्ट होने वाला है। साथियों, ये मैं नहीं कर रहा, ये यूनिवर्स करेगा, और यूनिवर्स किसके माध्यम से मेरे पास आएगा वो सोचना मेरा काम नहीं है। आपने हरनंदी का बात सुना होगा सभी ने, ये कोई झूठी घटना नहीं है।
कि हरनंदी का भात भरने के लिए खुद श्री कृष्ण भगवान आ गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, खुद श्री कृष्ण भगवान तो नहीं आए, और भगवान खुद कभी आते भी नहीं। किसी व्यक्ति के माध्यम से ये काम होते हैं, और वो व्यक्ति फिर भगवान ही हो जाता। सपोज करें आप किसी कुएं में डूब रहे हैं, किसी नदी में डूब रहे हैं, किसी तालाब में डूब रहे हैं, और कोई व्यक्ति आकर आपकी जान बचा ले, तो वो अब आपके लिए व्यक्ति नहीं रहा, अब वो आपके लिए भगवान हो गया। तो कोई व्यक्ति हरनंदी का जिस व्यक्ति ने भात भरा, जो कि उसका भाई नहीं था, तो हरनंदी के लिए वो कोई व्यक्ति नहीं था, कोई भाई नहीं था, बल्कि वो खुद भगवान था। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हरनंदी के पिताजी ने सब कुछ दान करके और सब कुछ सारा हवाला ये कह दिया है, मालिक आपने देखना है, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि लड़की भात भरने आएगी। उसने सोचा सब कुछ कर दिया, लड़की एक लड़की है, लड़की की शादी कर दी, अब कोई टेंशन फ्री हो गई। बट वो टेंशन आई, टेंशन में जब वो गए, फिर उसने अपने यार दोस्तों से, अपने भाईचारे से मदद मांगने की कोशिश की कि कोई बैलगाड़ी देने से मना कर देता है। किसी ने कहा भाई मेरे बैल बूढ़े हैं, ये है वो है, फिर भी किसी ने टूटा फूटा कोई बैलगाड़ी दी, उसमें साधु संतों को बैठा कर चलते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी भी कीचड़ के अंदर फंस जाती है, और तभी एक बढ़ई के रूप में, बढ़ई के रूप में नहीं, बढ़ई के अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं कि आप जाओ इनके साथ। और उस बढ़ई ने, बढ़ई मीन्स खाती, जिन्हें आजकल हम जांगड़ा बोलते हैं, उन्होंने हरनंदी का भात भरा था। तो साथियों, ये ऐसी चीजें तब होती है जब हम त्याग करते हैं। जब मेरे घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जो जलवा पूजन होता है, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, मतलब पार्टी भाई लड़का हो रहा है, माँ भाई मेरे तन कर लो पार्टी, मेरे पास की है। आई हैव नथिंग, क्योंकि मैं पैसे कमाता नहीं हूँ। बोला बता, माँ बता के, मेरे दूर तो कुछ है को नहीं। मैं बोला रिश्तेदारा ने बुला ले सारे ने, अरे माँ मेरे पास कुछ है तो नहीं, टेंशन ना ले। तो मुझे भी विश्वास था यूनिवर्स पे, मालिक पे। सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन कर देता हूँ, जितनी भी मामा की लड़की है, बुआ की लड़की है, चाचे ताऊ की लड़की, आ जाओ भाई, सारे बटे हुआ जाओ। पास में कुछ नहीं। ससुराल में फ़ोन किया, वो बोले कि यो क्या करेगा, यो इस किस्सा प्रोग्राम होगा, पैसा है ही नहीं। क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है, यानी ससुर है, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता। डियर फ्रेंड्स, ऐसा प्रोग्राम हुआ हमारे गांव में, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। और मेरे पास कुछ था भी नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्स पे जाओ मास्टर सुखविंदर खोखा के पास। और मेरे दोस्त आने लगे, खुद ही सामान लेकर आ रही है। कोई डियर फ्रेंड्स बियर उठा के लेकर आ रहा है, कोई
हाथ से निकाली हुई शराब लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, कोई रसगुल्ले लेके आ रहा, कोई लड्डू लेकर आ रहा, कोई डीजे लेकर आ रहा। मैं यार, कोई ये जो सिंगिंग पार्टी होती ये लेकर आ रहा, तो प्रोग्राम ऐसा हुआ मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसके लिए साथियों हमने कुछ, पहली बात तो हमें हमारे दिल से साफ रहना होता है। हमने किसी का बुरा नहीं चाहना होता। हमारा कोई बुरा सोचता है, सोचने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसके सोचने से कुछ नहीं होता। फॉरगिव देम, उन्हें भूल जाओ, उन्हें माफ कर दो, करो जो आपने करना है, वो आप उनका कर्म है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सीधी सीधी बताऊं आपको, उसमें आज से ये मानो कि 12 साल पहले, 12 साल का हो गया अब ध्रुव कुमार खोखा, 4.5 लाख रुपए की शराब थी, क्योंकि पार्टियों में यही चीज चलती है। अब मैं छुपाता नहीं कोई भी चीजें। अब 4.5 लाख रुपए की शराब होना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे उस पार्टी में कितना खर्च हुआ होगा। ये तो एक प्रोडक्ट गिना है मैंने। कितने पैसे जो गाने बजाने वाली पार्टी है वो वहां पे उड़ाया गया होगा। कभी न कभी मैं दिखाऊंगा आपको वो प्रोग्राम। वो उसमें है, वो जो सीडी होती थी ना पहले, उस सीडी की कैसेट में है, दिखाऊंगा कभी कि ये मास्टर सुखविंदर खोखा का वो प्रोग्राम है जब मैं पिता बना था। और ध्रुव कुमार खोखा को बहुत सारे साथी देख चुके हैं, बट वो वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं हुई, और अच्छी बात है नहीं हुई। तो मैं चाहता भी नहीं कि उसकी अभी इतनी वीडियो वायरल हो, क्योंकि नहीं, मैं वायरल पिछले साल या उससे 2 साल पहले मैं इसको वायरल करवा भी देता, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी कि ऐसा हो। भी इसके बलबूते पर जिस दिन जो कुछ होगा वो होगा। मैं इसके लिए प्रयास नहीं करता, इसने खुद ने प्रयास करना होगा, ये मेरी सोच है। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा काम है रास्ता बताना, काम करना नहीं करना है वो इसका काम है, करो ना करो। नहीं करेगा तो मैं कोई प्रेशर भी नहीं बनाता भाई क्यों नहीं किया। सीधी बात है, नहीं करता तो आपके लिए नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कर रहे हैं। मेरे प्रेशर से कुछ नहीं होगा। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कौन साथी मुझे सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। यहाँ पे कोई कुछ शो नहीं हो रहा, कोई सुन रहा या नहीं सुन रहा, इससे भी मुझे कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो को कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। बस एक विश्वास है कि मेरी आवाज को यूनिवर्स, ब्रह्मांड जरूर सुनेगा, और मेरी आवाज उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो मुझे दिल से चाहता है उस व्यक्ति तक जरूर मेरी वीडियो पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने आज बताया कि मेरे पास यूएस से एक लेडी सोल्जर का फोन आया था। उसने कहा कि सर मैं आपको 8-9 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैंने कहा मुझे अभी कोई हेल्प की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी सोच है साथियों मेरी तो, और मैं किसी जाति को, इन चीज़ों को मैं नहीं मानता।
कुछ साथी जाति की वजह से मुझसे नफरत करने लगे हैं। भी आप तो जाति के खिलाफ है, फलान है, वो है। नहीं, मैं गलत को गलत बोलता हूँ। कल का मेरा जो लाइव था, मैंने सीधा सीधा बोला भी जो चंद्रशेखर रावण है, भाई ब्राह्मणों को गाली बकना छोड़ दे। ब्राह्मणों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उससे पहले वाले दिन एक महिला ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री को, एसपी डीएसपी को या सभी जातियों को कमीन बोलना, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उस महिला के ऊपर बनाई थी, लेकिन किसी जाति के ऊपर थोड़ी बोलूंगा भी जाट है, ये जाट खराब है, ऐसा थोड़ा ही है। खराब और सही तो हर जाति में है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना गलत है। मैं ये भी नहीं कहता भी सारे ब्राह्मण हैं वो अच्छे हैं, इनमें भी खराब होंगे। मेरी जो कास्ट है उसमें भी खराब होंगे, आपकी जो कास्ट है उसमें भी खराब होंगे। तो सारे तो खराब नहीं है। ये दुनिया सारी खराब नहीं हो सकती और सारी अच्छी भी नहीं हो सकती। अगर सारी अच्छी दुनिया हो जाए तो भी ये संसार नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलेगा अगर ये सारी दुनिया अच्छी हो जाए तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताया करें, और बताएगा कौन? मेरे हिसाब से कोई सुन ही नहीं रहा, तो यूनिवर्स अपने आप बता देगा। मैंने मेरा काम कर दिया। जय हिंद, जय भारत।